हेलो स्टूडेंट। तो आज हम ड्राइंग में क्लास 11th लेसन नंबर 4 भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तरकालीन प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले प्रस्तावना देखें तो इसमें ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के बाद अनेक शासकों ने विशाल मौर्य साम्राज्य में अलग अलग हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। इनमें उत्तर भारत में और मध्य भारत के कुछ हिस्से हैं जिसमें शुंग है, कर्ण, कुषाण, गुप्त शासकों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। अब दक्षिण और पश्चिम भारत में भी कुछ शासक थे, जैसे कि सातवाहन हो गए, इक्ष्वाकु, अमीरों, वाकाटकों ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था, अर्थात अपना शासन स्थापित कर लिया था। ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सनातन धर्म के दो मुख्य संप्रदाय वैष्णव और शैव धर्म का भी उदय हुआ। ये क्वेश्चन आपके बनता है, तो आप ध्यान रखें। भारत में ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के ऐसे अनेक स्थल हैं, जैसे कि जहाँ से मूर्ति कला के कुछ उदाहरण मिलते हैं हमें। विदिशा, भरूच जो मध्य प्रदेश में है, बोध गया बिहार में है, जगहपेट आंध्र प्रदेश में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, खंडगिरी उदयगिरी ओडिशा में है, भज पुणे के निकट है और पावनी नागपुर के निकट, महाराष्ट्र। ऐसे कई स्थानों से इनके मूर्ति कला के उस समय के उदाहरण हमें नमूने के अर्थात साक्ष्य के रूप में मिलते हैं। अब हम इन सब का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। भरूच का सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं। भरूच जो मध्य प्रदेश में स्थित है, यहाँ जितनी भी मूर्तियाँ मौर्यकालीन यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं की तरह दीर्घाकार लंबी बनाई गई है। प्रतिमाएं जो बनी हुई है उनके आयतन के निर्माण में कम उभार है। आख्यान उभार में 3 आयामों का भ्रम एक और झुके हुए परिप्रेक्ष्य के साथ दर्शाया गया है। आख्यान में स्पष्टता मुख्य मुख्य घटनाओं के चुनाव से बढ़ गई है। कभी कभी एक भौगोलिक स्थान पर अधिक घटनाएं चित्र की परिधि में एक साथ चित्र की गई है, जबकि कहीं कहीं एक घटना को संपूर्ण चित्र में चित्रित कर दिया गया है। यहाँ आख्यान की बात हुई तो मैं आपको बता दूँ, आख्यान का अर्थ होता है किसी भी कहानी को चित्रों के माध्यम से चित्रित करना ही आख्यान कहलाता है। हम आख्यानों के स्पष्टीकरण के बारे में बात करते हैं। भरूच की जो आख्यान उद्धतियाँ हैं अर्थात रिलीफ, इससे ये स्पष्ट प्रकट होता है कि जो कला शिल्पी थे, कलाकार, वो अपने चित्रात्मक जो भाषा है उसके माध्यम से कितने अधिक प्रभावशाली ढंग से अपनी कहानी कह सकते थे, इस बात का प्रमाण वो वहाँ की आख्यान पद्धतियाँ देती है। आख्यान पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, सिर्फ देखा जा सकता है, और देखकर पूरी कहानी का सारांश हमारे सामने आ जाता है। एक ऐसी ही आख्यान उद्धति में हम सिद्धार्थ गौतम की माता महारानी माया देवी के एक स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। माता महारानी माया देवी। माता महारानी माया देवी के स्वप्न की घटना को दिखाया गया है। इसमें महारानी की जो आकृति है उसको लेटी हुई अर्थात सोती हुई अवस्था में दिखाया गया है, और उसी चित्र में थोड़ा सा ऊपर उनके माता महारानी देवी माया देवी के पेट के ऊपर एक गोले के रूप में एक हाथी को उनके ऊपर से उतरते हुए महारानी माया देवी के कोख अर्थात गर्भाशय की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। दूसरी ओर एक जातक कथा वहीं पर चित्रित की गई है। एक बहुत ही बड़े सरल तरीके से किया गया है उसका चित्रण। उनकी कथा के जो भौगोलिक स्थल के अनुसार घटनाओं को प्रस्तुत किया गया है। ऐसी उसी घटना को हम कहते हैं रुरु जातक। आइए हम रुरु जातक के बारे में बात करते हैं। रुरु जातक में जो बोधिसत्व हैं, हिरण को एक आदमी की जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर ले जाते हुए दिखाया गया है। इसी चित्र में एक अन्य घटना में एक राजा को
अपनी सेना के साथ खड़ा हुआ दिखाया गया है और राजा हिरण पर तीर छोड़ने ही वाला है और जिस आदमी ने जिस आदमी की हिरण ने रक्षा की थी उसे भी राजा के साथ खड़े हुए दिखाया गया है और वह आदमी अंगुली से हिरण की ओर इशारा करते हुए खड़ा है। इस कथा के अनुसार आदमी ने बचाए जाने के बाद हिरण को वचन दिया था कि मैं आपकी सच्चाई किसी को भी नहीं बताऊंगा, कि वो भगवान बुद्ध हैं। लेकिन जब राजा ने हिरण की पहचान बताने वाले को पुरस्कार देने की घोषणा करी तो वो आदमी अपने वचनों से फिर गया, मुड़ गया और राजा को उसी जंगल में ले गया जहाँ उस हिरण अर्थात भगवान बुद्ध ने हिरण के रूप में उस आदमी की जान बचाई थी। आइए अब हम जातक कथाओं का ऐसी जातक कथाओं का उद्देश्य क्या रहा, इनको क्यों चित्रित किया गया, उसके बारे में पता करते हैं। शायद ऐसी जातक कथाएं स्तूप जो बनते थे, खंबे, स्तंभ, पिल्लर जिसे कहते हैं, इनको अलंकृत यानी सजाने के लिए उपयोग में लाई जाती होगी, शायद उस पर चित्रित कर दी जाती है। लेकिन ये बात भी जान लेना दिलचस्प होगा कि जितने भी विभिन्न प्रदेशों में जो जो स्तूप का निर्माण बढ़ता गया उनकी शैलियों में भी अंतर आने लगे, अर्थात स्तूपों को अलग अलग प्रकार से डिजाइन में बनाया जाने लगा। ईसा पूर्व पहली और दूसरी शताब्दी की सभी पुरुष प्रतिमाओं को केश सज्जा को गुथे हुए दिखाया गया है, मतलब बालों को गुथे हुए दिखाया गया है। कुछ मूर्तियों में तो ये सब जगह एक सी पाई जाती है। भरूच में पाई गई कुछ मूर्तियां आज भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखी हुई है, हम आप भी देख सकते हैं उनको। अब आइए हम सांची का स्तूप के बारे में बात करते हैं। मूर्तिकला के विकास के अगले चरण में सांची के स्तूप के जो मथुरा और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के वेंगी स्थान पर पाई जाने वाली मूर्तियों में देखा जा सकता है। सांची के स्तूप 1, इसमें ऊपर और नीचे 2 प्रदक्षिणा पथ का अर्थ होता है परिक्रमा पथ। इसके 4 तोरण हैं जो सुंदरता से सजे हुए हैं। इन तोरणों पर बुद्ध के जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं और जातक कथाओं के अनेक प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। मूर्तियाँ अर्थात प्रतिमाओं का संयोजन अधिक उभारदार है। हाव भाव और शारीरिक मुद्राओं का प्रस्तुतिकरण स्वाभाविक है। यहाँ संयोजन की बात हुई है। संयोजन का अर्थ होता है संयोजन वाले चित्र, कि एक ऐसा चित्र जिसमें कई सारी भीड़ भाड़ दिखाई गई है, कई सारे लोगों को, लेकिन उसमें केंद्र में किसी एक को काफ़ी अच्छी तरीके से स्पष्ट दिखाया जाता है, उसको संयोजन वाले चित्र कहते हैं या संयोजन वाली मूर्ति है। अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर शरीर के जो अंग प्रत्यंग हैं उसमें कोई कठोरता नहीं दिखाई देती। सिर पर काफ़ी उठे हुए हैं सिर। बाहर की जो रेखाएं हैं उसमें कठोरता कम हो गई है। आकृतियों की गति दे दी गई है। आख्यान में विस्तार आ गया है। आख्यान काफ़ी बड़े बड़े बनाए जाने लग गए। हम आख्यानों का थोड़ा वर्णन देख लेते हैं। सांची के स्तूप प्रथम में आख्यान अधिक विस्तृत कर दिए गए बाद में, लेकिन स्वप्न जो प्रसंग है उनका प्रस्तुतिकरण महारानी की लेटी अवस्था में और ऊपर से उतरते हुए हाथी का जो चित्रण है उसके द्वारा बहुत ही सरल तरीके से किया गया है उसका वर्णन। अब हम उस काल के कुछ महत्वपूर्ण आख्यानों के बारे में बात करते हैं, जैसे कुशीनगर की घेराबंदी हो गई, बुद्ध का कपिल वस्तु भ्रमण, अशोक द्वारा रामग्राम स्तूप के दर्शन आदि। अब हम मथुरा, सारनाथ और गांधार के बारे में बात करते हैं। ये भी कला उत्पादन में महत्वपूर्ण केंद्र रहे। ईसा की पहली शताब्दी और उसके बाद उत्तर भारत में गांधार जो भी पाकिस्तान में स्थित है और मथुरा और दक्षिण भारत में जो वेंगी है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है।
ये सब कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे उस समय। मथुरा और गांधार में बुद्ध के जो प्रतीकात्मक रूप हैं, अर्थात भगवान बुद्ध के जो प्रतीक है, प्रतीक कुछ भी हो सकते हैं, उनकी हर चीज़ प्रतीक के रूप में अपनाई जाती है। तो मथुरा और गांधार में बुद्ध के प्रतीकात्मक रूप को मानव रूप मिल गया। ये पहली बात है कि उनको मानव के रूप में चित्रित किया जाने लगा। इसका सबसे बढ़िया हमें उदाहरण पंजाब में संगोल स्थल पर जो पाई गई स्तूप की मूर्तियां हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त हुई मानव रूप में। ये प्रथम उदाहरण वहाँ से प्राप्त होता है। मथुरा में, अच्छा, ये प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त होता है, इसका क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान रखें। मथुरा में बुद्ध की प्रतिमा यक्षों की प्रारंभिक मूर्तियां जैसी बनी है। मैं आपको आगे बताऊंगा यक्ष और यक्षिणियाँ होती क्या हैं, लेकिन आप बात तक अभी इसको रीड। लेकिन गांधार में जो पाई गई बुद्ध की जो प्रतिमाओं में यूनानी शैली की विशेषता पाई जाती है। आप ये याद रखें, यूनानी शैली की विशेषता। मथुरा में प्रारंभिक जैन जो तीर्थंकर हैं और सम्राटों के जो विशेषकर कनिष्क की बिना सिर वाली मूर्तियाँ और चित्र भी वहाँ पे मिले। वैष्णव प्रतिमा मुख्य रूप से विष्णु और उनके विभिन्न रूपों की प्रतिमाएं हैं। शैव प्रतिमा मुख्य रूप से उनके लिंगों और मखलिकों की प्रतिमाएं हैं। ये मथुरा में भी पाई गई है, लेकिन संख्या की दृष्टि से हम कहें तो बुद्ध की प्रतिमाएं अधिक पाई गई है वहाँ पे। विष्णु और शिव की जो प्रतिमाएं, उनके आयुधों अर्थात विष्णु को चक्र के साथ और शिव को त्रिशूल के साथ प्रस्तुत किया गया है। बड़ी प्रतिमाओं के जो उत्कीर्णन में विशालता दिखाई गई है। आकृतियों का विस्तार चित्र की परिधि से बाहर दिखाया गया है। चेहरे गोल हैं और उन पर मुस्कान दर्शाई गई है। मूर्तियों के जो आयतन है उनका भारीपन कम है कर दिया गया है, उनमें मांसलता दिखाई देती है। शरीर के वस्त्र स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं अर्थात पारदर्शी हैं। वे बाएं कंधों को ढके हुए हैं। इस काल में बुद्ध, यक्ष, यक्षिणियाँ, शैव, वैष्णव, देवी देवताओं की प्रतिमाएं और मानव मूर्तियां भी बड़ी संख्या में बनाई गई। ईसा की दूसरी शताब्दी में मथुरा में प्रतिमाओं की जो केंद्रियता आ गई, गोलाई बढ़ गई और वे अधिक मार्शल हो गए। ईसा की चौथी शताब्दी में ये प्रवृत्ति जारी रही, लेकिन चौथी शताब्दी के अंतिम दशकों में विशालता और मार्शलता में और कमी कर दी गई। मार्शलता में अधिक कसाव आ गया और इनमें कम ओढ़े गए वस्त्रों को दर्शाया गया। तो आप याद रखें कि मार्शलता कम कब कर दी गई, ठीक है, अधिक कसाव कब आया। इसके बाद ईसा की 5वीं और 6ठी शताब्दी में वस्त्रों को प्रतिमाओं के परिमाण अर्थात आकार में भी शामिल कर दिया गया। बुद्ध की प्रतिमाओं में वस्त्रों की पारदर्शिता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है। इस अवधि में उत्तर भारत में मूर्तिकला के 2 महत्वपूर्ण संप्रदायों का उदय हुआ। मूर्तिकला का जो परंपरागत केंद्र मथुरा को कला के उत्पादन का मुख्य केंद्र बना ही रहा, उसके साथ ही सारनाथ और कौशाम्बी भी कला उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर कर सामने आए। तो यह आप याद रखें कि मथुरा के अलावा कौन से कला उत्पादन में केंद्र उभर कर सामने आए। सारनाथ में पाई जाने वाली जो बौद्ध प्रतिमाओं के दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है। तो ये भी याद रखें कि किस जगह की प्रतिमाओं में दोनों कंधों को वस्त्र से ढका हुआ दिखाया गया है, तो आप कहेंगे सारनाथ। सिर के चारों ओर आभा मंडल बना हुआ है। आभा मंडल उसे कहते हैं जो सिर के चारों ओर जो मुकुट होता है, उसके मुकुट के पीछे चक्र लगा रहता है, उसको आभा मंडल कहते हैं। इस आभा मंडल जिसमें अलंकृत सजावट बहुत कम दिखाया गया है इसमें, जबकि मथुरा में बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उसमें ओढ़ने की वस्त्र की कई तहें दिखाई गई है। तहें का अर्थ होता है लय, परतें, और सिर के चारों ओर की जो आभा मंडल है उसको काफ़ी अत्यधिक सजाया गया है। इन आरंभिक प्रतिमाओं की जो विशेषता है उनका अध्ययन करने के लिए हमें आज मथुरा, सारनाथ, वाराणसी, नई दिल्ली, चेन्नई,
अमरावती आदि के संग्रहालयों में देखा जा सकता है। गंगा की घाटी से बाहर के स्थलों पर स्थित कुछ महत्वपूर्ण स्तूपों में से एक गुजरात में देवनी मोरी का स्तूप है। क्वेश्चन आता है कि देवनी मोरी का स्तूप कहाँ है, तो आप कहेंगे गुजरात में स्थित है। इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में वापस लेके आऊँगा इसी लेसन का। प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो।